नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम इस मंच के माध्यम से मैं कपिल पाटिल एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है, ये आज हम लोग बात करने वाले बंगाल के ऊपर। हम लोगों ने हमारे प्रीवियस क्लास में जैसा कि देखा, और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने समझा कि एंग्लो कर्नाटिक युद्ध के बारे में हम लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा, और आज हम पूरी बात करने वाले, पूरी चर्चा करने वाले हमारी आज बंगाल के ऊपर। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि जो हमारे बीच में जो हमारे सेशन छूट गए या हो नहीं पाए, तो मैं उनको उन सेशंस को भी मैं आपके साथ आगे कवर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सारी चीजें करना है हमें, और हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण पोर्शन को हम लोगों को किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए, वेस्ट ना करते हुए, हम लोग आज का हमारा जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे हैं आज हम लोग बंगाल की। बंगाल वो स्वर्णिम प्रदेश जिसकी भूमि को, वो भूमि कहा जाता है कि स्वर्णिम भूमि कहा जाता है बंगाल की भूमि को। तो उस प्रदेश के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त होने के पश्चात ये निश्चय हो गया कि जो भारत का उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा। भारत का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त होते होते ये पता चल गया था कि भारत का जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा। तो भारत का उत्तराधिकारी कौन होगा? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत की उत्तराधिकारी होगी। ये आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त होते होते तय हो गया था। डुप्ले की जो राजनीति थी, जो उसने किंग्स मेकर का फॉर्मूला दिया था, उसको बहुत जबरदस्त तरीके से यूज किया था किसने? क्लाइव ने। और ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन में उसको यूज किया, और इसको यूज करने के साथ साथ उसने बड़ा ही महत्वपूर्ण तरीके से बहुत ही जबरदस्त चीजों को अपने अंदर से विकसित किया। और विकसित के साथ साथ उसने उस प्रदेश को भी समझा, उस राजनीति को समझा, और समझ करके बहुत जबरदस्त तरीके से उसने खेला इस खेल को। तो कर्नाटक युद्ध के बाद आज हम लोग बात कर रहे हैं बंगाल की। अब अगला निशाना था बंगाल। बहुत जबरदस्त प्रदेश। बंगाल की परिस्थितियां अब बिल्कुल अंग्रेजों के अनुकूल थी, और ब्रिटिशर्स के अनुकूल होने के साथ साथ उन्होंने बंगाल के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना और आधिपत्य या शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो आज हम लोग देखते हैं हमारे स्वर्णिम प्रदेश बंगाल। तो दोस्तों, पहली महत्वपूर्ण चीज बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं हम आज बंगाल। जो पहली महत्वपूर्ण चीज हुई बंगाल के परिप्रेक्ष्य में, वो थी प्राकृतिक संसाधन। जो बंगाल के पास था नेचुरल रिसोर्सेस। सेकंड जो महत्वपूर्ण चीज थी बंगाल के पास, वो थी आपकी हस्तशिल्प उद्योग, हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज थी, वो थी बंगाल के पास जो गोल्डन लैंड का जो कॉन्सेप्ट है, ये बंगाल के पास था। यहाँ पर दो दरवाजे खुलते थे। एक दरवाजा तो खुलता था आपका दिल्ली सल्तनत की ओर, और दूसरा जो दरवाजा खुलता था ये आपका खुलता था जो आपका नॉर्थ साइड के जो स्टेट्स थे, यानी आपका कंबोडिया हो गया, उसके बाद म्यांमार हो गया, लाओस हो गया। ये सारे जो स्टेट्स थे जो जहां से कि आपका रेशम और मसाले आते थे, एक रास्ता आपका खुलता था उस साइड। तो बंगाल ऐसा प्रदेश था जो कि दो दरवाजों का प्रदेश था। एक दरवाजा खुलता था उसका आपका दिल्ली सल्तनत, और एक दरवाजा खुलता था आपका वेस्ट एशिया से, वो ईस्ट एशिया से। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है, ट्रेड के प्रस्पेक्ट से भी और आपका इकोनॉमी के प्रस्पेक्ट से भी। तो चाचा, आप अगर देख रहे होंगे तो इतना महत्वपूर्ण स्टेट हो गया है अब ये बंगाल, कि इसको समझना और इसके ऊपर जो शासन करेगा वो व्यक्ति, यानी आगे भी शासन करेगा, ये इसकी नींव क्लाइव ने रख दिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं, और तीसरी जो चीज थी, जो गोल्डन लैंड का कॉन्सेप्ट था। एक दरवाजा इसका दिल्ली सल्तनत की ओर खुलता था,
और दूसरा खुलता था आपका वेस्ट एशिया साइड, गोल्डन गोल्डन। ठीक है, और इसका जो दूसरा दरवाजा खुलता था ये आपका खुलता था कंबोडिया, कंबोडिया आपका म्यांमार, लाओस, ये जो इस साइड के जो प्रदेश थे आपके नॉर्थ ईस्ट वाले, तो उस वाले प्रदेशों की ओर खुलता था इसका दरवाजा। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण था। और ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया थे वहां से क्या आता था, वहां से आता था बहुत ही महत्वपूर्ण मसाले और रेशम वहां से आता था। क्योंकि जो यूरोप था वो 4 महीने उसकी जो इकोनॉमी थी वो बंद रहती थी, क्योंकि वो ठंडा प्रदेश था। 4 महीने वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ने के कारण, बर्फबारी होने के कारण वो प्रदेश 4 महीने के लिए क्या करता था कि बंद सा हो जाता था, यानी पैक कमरे की तरह हो जाता था कि वो बंद सा हो जाता था। और उसके कारण क्या होता था कि उसको 4 महीने का जो अपना राशन है, तमाम प्रकार की जो चीजें, उसकी जो गुड्स है, उनको क्या करना पड़ता था, इकट्ठा करके रखना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो 4 महीने तक वो बाहर नहीं निकल सकते थे, इतना ठंड पड़ने और बर्फबारी होने के कारण से। तो अब जो रेशम है, अब देखो जो मसाले हैं वो गर्म होते, जो मसाले वो जड़ी बूटी है, तुलसी हो गया, अश्वगंधा हो गया, बहुत सारी मुलेठी हो गया, बहुत सारी जो मसाले थे, ये मसाले क्या होते थे, गर्म होते थे। और ये ठंडे प्रदेशों में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। और दूसरी चीज थी रेशम, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में ऐसे वस्त्र ऐसे कपड़े चाहिए होते थे जो गर्म हो, और रेशम उसके लिए प्रख्यात था। और उस समय जो रेशम प्रख्यात था और जो रेशम आता था, उसको आने के लिए आपको कंपनी यानी इस साइड से आपको पैसिफिक से होते हुए जाना पड़ता था, हिंद महासागर से होते हुए जाना पड़ता था आगे। तो समझ रहे हैं कितना महत्वपूर्ण हो जाता है बंगाल, वहां से ट्रेड को यूरोप लेकर के जाने के लिए। तो इतना महत्वपूर्ण प्रदेश था बंगाल। और इसके बाद जब फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 में 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार बंगाल के अंदर आती है, और बंगाल के अंदर फर्स्ट फैक्ट्री डेवलप करती है अपने 1651 में। और इसी के साथ साथ बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है 1651 में। आज आप बंगाल को देख रहे होंगे दोस्तों, तो भारत की जो कामधेनु है ना, भारत की कामधेनु कहा जाता था बंगाल को उस समय। भारत की भारत की कामधेनु कहा जाता था। अब कामधेनु अगर इसको कहा जा रहा है किसी चीज को, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उसका कितना महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा होगा बंगाल का, या कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी बंगाल की किसके अंदर, भारत की भूमिका के अंदर, भारत की इकोनॉमी के अंदर। बंगाल एक ऐसा राज्य था जो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था कि आप यानी सोच तक नहीं सकते, इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था बंगाल। क्योंकि बंगाल के पास सारा सब कुछ था, क्योंकि ट्रेड आ रहा था, उसके बाद इकोनॉमी थी, इकोनॉमी के साथ साथ उसका सोशल कल्चर भी उसका इतना रिच था कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब पता चला कि जब कामधेनु कहा गया भारत को, यानी भारत के जो बंगाल है, भारत का जो बंगाल है उसको भारत का कामधेनु भी, यानी बंगाल को भारत की कामधेनु भी कहा गया, क्योंकि संपत्ति का क्षेत्र था, अटूट संपत्ति का क्षेत्र था बंगाल। और उसके साथ साथ ये प्राकृतिक संसाधन, उसके साथ उपजाऊ भूमि, उसके साथ हस्तशिल्प उद्योगों, यानी ये सोने पे सुहागे वाली बात थी कि सारी चीजें, सारा सब कुछ यहाँ प्रेजेंट था बंगाल के पास। तो बंगाल का वाजिब था कि बंगाल का उभरना और बंगाल का उभरती शक्ति के रूप में प्रदर्शित होना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था और बहुत ही ज्यादा बात यह होना ही था, क्योंकि इसके बंगाल के पास सब कुछ प्रेजेंट था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 आते आते 1651 में बंगाल के अंदर अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित करती है। और जब 1651 में फैक्ट्री खोली गई, तब वहां की जो समृद्धि है और वहां का जो शानो शौकत है, उसको देख करके जो अंग्रेज है वो बड़े ही प्रभावित हुए कि भैया क्या जबरदस्त शानो शौकत है, क्या तो यानी इनकी संपत्ति है, क्या तो इनके पास पैसा है, किस तरीके की इनकी ये किस तरीके से ठाट बाट से रहते हैं, ये सारी चीजों को, ये सारी चीजें है ना, इन सारी चीजों ने अंग्रेजों को बड़ा प्रभावित किया कि सर यह हमारे पास भी तो आ सकती है, क्योंकि ये हमारे पास भी तो आ सकती है, हमारे पास ये क्यों नहीं है। तो
बंगाल के ऊपर जब अंग्रेजों की नजर पड़ी और उन्होंने देखा कि यार इनके पास तो गजब का पैसा है, गजब की संपत्ति है, गजब का ऐशो आराम है, हमें भी ये चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि वो बंगाल के ऊपर अधिपत्य करने की योजना बनाते हैं कि हम अब जो शासन करेंगे हम बंगाल के ऊपर शासन करेंगे, क्योंकि बंगाल वो प्रदेश है जिसके पास हस्तशिल्प उद्योग है, बंगाल वो प्रदेश है जिसके पास उपजाऊ भूमि है, जिसके पास अटूट संपत्ति है और जिसके पास अटूट संपत्ति का भंडार है। तो बंगाल वह प्रदेश हुआ सर, और वहीं से इनकी नजर पड़ जाती है बंगाल के ऊपर, इन अंग्रेजों की नजर पड़ जाती है बंगाल के ऊपर, और बंगाल वो प्रदेश किस तरीके से बंगाल को नष्ट करने में ये अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी दोस्तों, ये आपको आगे धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। आप ये डायग्राम बना लीजिए जिससे आपको मेनली सारी चीजें क्लियर होती चली जाए। अब सर बंगाल को बर्बाद होने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो तीन लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सर बंगाल को बर्बाद होने में। तो बंगाल को बर्बाद करने में सर तीन लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर के उन्होंने पूरी तरीके से बंगाल को बर्बाद करने का पूरा निश्चय कर लिया था। उनमें से एक जो वर्ग था वो व्यापारी वर्ग था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी थी और इसलिए इन्हें छूट मिलना सर जायज, तो इनको छूट मिलती है और ये इनके द्वारा एक छूट की मुहिम चल मिलती है और ये इसको आगे चली गई। अब सर क्या होता है कि 18 आपका 1651 में तो सर क्या होता है कि 1651 1651 फर्स्ट जो शाहसुजा थे, शाहसुजा थे इनकी पुत्री थी। 1651 में शाहजहां का जो पुत्र था, शाहजहां का जो बेटा था, वो बंगाल का जो था बंगाल के गवर्नर बना। ये बंगाल के गवर्नर भी थे, शाहजहां का बेटा था शाहसुजा, शाहसुजा जो बंगाल का गवर्नर भी था। तो इसकी बेटी बीमार हो जाती है सर, जो इसकी बेटी बीमार हो जाती है, किसकी, शाहसुजा की बेटी बीमार हो जाती है। तो कंपनी के एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, कंपनी के एक डॉक्टर को बुलाया जाता है और कंपनी के डॉक्टर थे डॉक्टर बॉक्टेन। डॉक्टर बॉक्टेन जो कंपनी के डॉक्टर थे उन्हें बुलाया जाता है और वो उनको एक तरीके से बुखार आ गया था और वो उनको पैरासीटामोल यानी मलेरिया हो गया था, जैसे मलेरिया मलेरिया हो गया था उन्हें, तो उनको क्या करता है वो पेनिसिलिन की गोली दे देता है। अब पेनिसिलिन उनको देने से क्या हो जाता है कि उनका मलेरिया ठीक हो जाता है और मलेरिया ठीक होते से ही जो राजा होता है यानी शाहजहां का जो पुत्र होता है शाहजहां, वो बड़ा ही प्रसन्न होता है। तो वो क्या करता है उसकी बेटी की तबीयत ठीक हो जाने के वजह से यानी ठीक हो जाती है, तो वो क्या करता है कि वो प्रसन्न हो जाता है किससे, डॉक्टर बॉक्टिक से, डॉक्टर बॉक्टिक से ये प्रसन्न हो जाता है। और मैं अब जब वो प्रसन्न हो जाता है तो वो क्या करता है कि वो उसको मेनली क्या करता है कि उसको उपहार देता है। अब क्या करता है वो उसको उपहार दे देता है और मैं राष्ट्र में पढ़ रहा है और मैं एक अखबार है सर उसमें मैंने पढ़ा, एक जो राष्ट्रीय सहारा करके एक अखबार आता है उसमें मैंने पढ़ा, उसमें खबर लिखी हुई थी कि पेनिसिलिन ने करवाया भारत के ऊपर कब्जा, पेनिसिलिन ने करवाया भारत के ऊपर कब्जा। बड़ी सर मजेदार ये खबर थी, बड़ा मजेदार आर्टिकल था, पर सर सत्य था, पर सत्य था क्योंकि डॉक्टर बॉक्टिंग ने जैसे इलाज किया उसकी बेटी का और उसकी बेटी ठीक हो जाती है मलेरिया से, तो क्या होता है कि शाहसुजा क्या होता है कि खुश होकर के
खुश होकर के डॉक्टर ने बेटी को ठीक कर दिया, तो अब हिंदुस्तान का राजा, जो हिंदुस्तान का राजा है डॉक्टर बॉक्टी ने अगर उसकी बेटी को ठीक कर दिया, किसकी, शाहजूजा की, तो जो हिंदुस्तान का राजा है, कौन, शाहजूजा, डॉक्टर को क्या किया, बिहार, डॉक्टर को राजा ने पहली छूट दी, पहली छूट दी किसमें, ट्रेड में, और मुक्त व्यापार करने के लिए उन्हें पहली छूट दी। तो शाहजूजा ने पहली छूट दी ईस्ट इंडिया कंपनी या किसी ब्रिटिशर्स को, किस पे, बिहार उड़ीसा, और यानी बिहार उड़ीसा में फ्री ट्रेड करने के लिए पहली छूट दी। बिहार और उड़ीसा में पहली छूट दी ब्रिटिशर्स को। भारत में 3,000 रुपए वार्षिक कर के ऊपर, आपको 3,000 रुपए वार्षिक कर देना है, और उसके ऊपर आप क्या करेंगे, आप पूरा तरीके से मुक्त व्यापार करेंगे। तो सर ये पहली बार भारत के अंदर किसी कंपनी को एक अधिकार, यानी अधिकार दिया गया मुक्त व्यापार करने का, वो भी इतने कम दामों पर, सिर्फ महज 3,000 रुपए वार्षिक करके, कर के रूप में, महज आप महज 3,000 रुपए सालाना दीजिए और आप पूरा फ्री ट्रेड कीजिए। तो सर ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया, किसकी दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, मुक्त व्यापार की दृष्टि से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और अंग्रेजों की तो भाई इससे लॉटरी ही लग गई। आप सर अंग्रेजों की अगर बात करें तो अंग्रेजों की इससे ना लॉटरी लग गई, क्योंकि सर 3,000 क्या होता है सर, 3,000 कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि ट्रेड इतना बड़ा था और इतना मुहिम और इतना यानी समृद्ध ट्रेड था कि बहुत पैसा आता था। और ये पहला इंटरेस्ट कनेक्ट होता है सर, फर्स्ट इंटरेस्ट कनेक्ट होता है, जो पहला उद्देश्य कनेक्ट होता है किसका, ब्रिटिशर्स का बंगाल के साथ। और ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के साथ ये पहला महत्वपूर्ण और बहुत ही समझने और चिंताजनक जो तथ्य यहां से निकला, वो यही निकला कि निष्कर्ष इसका यही निकला कि ये पहली नींव डल चुकी थी भारत के अंदर, बंगाल के, भारत के अंदर बंगाल के, भारत में बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है आदिमुत शाह, 1698, अजीमुत शाह, अजीमुस अजीमुस शाह। अब जो 1698 में अजीमुत शाह होते हैं वो गवर्नर होते हैं, ये गवर्नर होते हैं, गवर्नर होते हैं, गवर्नर और बंगाल होते हैं। और ये तीन गांव की जमींदारी, यानी सुल्तानती, और गोविंदपुर, जहां अभी का कलकत्ता बसा हुआ है, की जमींदारी किसको दे देते हैं, की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो ब्रिटिशर्स थे उनको दे देते। किस बात पे, मैंने आपको क्या करना है, 1,200 रुपए जो पुराने मालिक है, जो जमीन के पुराने मालिक है, उनको क्या करना है, सिर्फ मैं 1,200 रुपए देना है, और पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपको कन्वर्ट कर दी जाएगी या आपको हस्तांतरित कर दी जाएगी। और यही पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजनीतिक संरचना का, यानी भारत की राजनीतिक संरचना में हिस्सेदारी बना लेता। पहली बार यहाँ पर 1698 में पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत के अंदर अपनी राजनीतिक संरचना यानी राजनीतिक संरचना को तैयार कर लेती है 1698 में। और जब जमींदारी जमींदारी व्यवस्था बनी, तो उससे वहां उन्होंने वहां देखा कि भैया कभी भी यूरोपीय, यानी जब वो जमींदारी व्यवस्था यहाँ बनी, तो उन्होंने देखा कि जितनी समृद्धि बंगाल के पास है, ये अटूट समृद्धि इन्होंने आज से पहले अभी तक कभी नहीं देखी थी। जब यूरोपियों ने ये देखा कि यार यहाँ तो बंगाल में अटूट संपत्ति का भंडार है, तो फिर सर इनकी नजरें और ज्यादा पैनी हो गई बंगाल की ओर। ये बहुत महत्वपूर्ण रहा यूरोपियंस के लिए कि भाई ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रदेश है बंगाल, क्योंकि ये जो बंगाल था 1698 में, जो बंगाल का कॉन्सेप्ट था, ये सेल्फ सफिशिएंट
सेल्फ सफिशिएंट विलेज का कॉन्सेप्ट पे आधारित था, क्योंकि अभी तक ये लोग जो देखते आ रहे थे ये सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस को नहीं देखा था। इन्होंने जो देखा था अभी तक वो केवल सेल्फ सफिशिएंट जो शहर थे, विलेजेस यानी ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण को नहीं देखा था, क्योंकि ग्रामीण यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट थे। हस्तशिल्प उद्योग सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस थे। तो बड़े महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हो गया था सर ये विलेजेस के कॉन्सेप्ट से भी। अब फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि अभी क्या होता था कि अभी तक इन्होंने जो यूरोपियंस ने जो देखा वो शहरों को ही देखा था सर, जो सेल्फ सफिशिएंट अर्बन्स का कॉन्सेप्ट था वही था पहले। अब इन्होंने ये देखा कि सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस का कॉन्सेप्ट भी भारत के अंदर बंगाल में उपस्थित है। तो इससे भारत की समृद्धि की वजह उनको पता चल पा रही थी, क्योंकि एक तरह जो मेनली जो वजह है भारत की समृद्धि की उनको पता नहीं चल पा रही थी। परंतु जब उनको पता चलता है कि भारत की समृद्धि की एक्चुअल वजह उनके सेल्फ सफिशिएंट विलेज है, तो सर फिर वो बंगाल की ओर ध्यान देना और ज्यादा जरूरी समझते हैं। और यहाँ पे भारत की समृद्धि की ओरिजिनल वजह उनको पता चल जाती है कि उपजाऊ जमीन और हस्तशिल्प उद्योग को इनको लगा कि वाह अच्छा वाह, ये सब हमारे पास भी तो आ सकता है, ये सब हमारे पास आ जाए तो कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि अगर ये हमारे पास आ जाए। और यहाँ पर शेर के मुंह में क्या हुआ था सर, शेर के मुंह में खून लग गया था। अब शेर के मुंह में खून लग गया था यहाँ पर कि भैया अब जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ शेर की भूमिका निभा रहे थे और उनके मुंह को अब खून लग गया था। खून क्या लग गया था, समृद्धि का चस्का लग गया था। तो अब वो क्या करेंगे सर कि समृद्धि का चस्का लगने से वो क्या करेंगे कि और भी उस चीज की डिमांड करेंगे, क्योंकि महत्वाकांक्षी व्यक्ति कभी भी अपनी महत्वाकांक्षा को नहीं छोड़ता है। और ब्रिटिशर्स जो थे, क्लाइव जो था वो महत्वाकांक्षी था। उस बंदे को जब हम आगे भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई वो बंदा क्या बंदा था, उसने किस जबरदस्त तरीके से खेल को खेला। आप उसको समझेंगे ना सर, आपको बहुत मजा आएगा। तो अब हम बात करते हैं, और जो तीसरा सबसे बड़ी चीज हुई वो 1717 में हुई, जो किसके अकॉर्डिंग हुई, फारूक खिशियार के अंदर। फारूक खिशियार के अवध में हुई। इसने जो स्टडी जैसी कोई बीमारी थी सर, तो इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश डॉक्टर ने इन्हें भी ठीक किया। और ठीक किया तो इन्होंने क्या किया कि बंगाल के पुराने, यानी जो बंगाल के पुरानी जो जमीन फरमान थे, बंगाल के जो पुराने फरमानों को क्या किया, पुनः अनुमति दे दी। और नए जो गिफ्ट थे, जो नई दस्तक थी, जो दस्तक एक तरीके का कर लगता था, उसको नई दस्तक यानी नए गिफ्ट्स यानी दस्तक लगा दिए। तो सर ये तीनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हुई बंगाल के। इन तीनों चीजों ने, ये तीनों लोगों ने क्या किया कि बंगाल को पूरी तरीके से निछावर यानी पूरी तरीके से खत्म करने का पूरा प्रयत्न किया इन तीनों ने। और बंगाल को इन तीनों ने कंपनी के हाथ बेचने की पूर्ण रूप से कोशिश कर दी। और यही दस्तक ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब के बीच, और यही दस्तक जो दस्तक ये फारूक खिशियार ने दी थी, यही दस्तक बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े की नई वजह भी बनी सर। तो पहला जो दूध का प्याला था सर, ये किसने पिलाया? अब आप बोलेंगे कि सर जो पहला दूध का प्याला है वो किसने पिलाया, तो वो पिलाया सर आपका सासू जान। पहला दूध का प्याला जो पिलाया वो पिलाया आपके सासुजा ने। और उसके साथ और उसने क्या दिया, और उसने दिया उसके बदले में मुक्त व्यापार और समृद्धि में कंपनी की एंट्री। उन्होंने सासुजा ने क्या किया, फर्स्ट दूध का प्याला इन्होंने पिलाया 1651 में सासुजा ने, और इन्होंने दिया कंपनी को मुक्त व्यापार और समृद्धि। और दूसरा जो प्याला पिलाया वो पिलाया आपके अजीमुल शाह ने पिलाया। और जो तीसरा प्याला पिलाया ये पिलाया आपके फारूक खिसियार ने। तो सर इन तीनों ने मिलकर के या तीनों ने अपने अलग अलग स्तर पे
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आने का प्रमुख कारण दिया, वो थी उसकी समृद्धि को उन्होंने बताया कि भारत के अंदर जो बंगाल की समृद्धि है वो कितनी महत्वपूर्ण है। अब जो 1717 दस्तक दस्तक जो दी जाती थी वो किस किस के बीच, बंगाल नवाब, बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दस्तक दी गई। और ये दस्तक क्या था, मेन ये दस्तक क्या था, तो ये दस्तक जो था वह कंपनी के पास छूट थी, छूट के रूप में दिया जाता था, यानी जो आपको छूट दी जाती थी, एक प्रकार का आपको रिलैक्सेशन दिया जाता था, कर में छूट दी जाती थी, ये उसे कहा जाता था। ये पास था, एक प्रकार का पास था। पास यानी आपका जिस तरीके का जो एंट्री पास होता है ना, वो पास था। छूट, छूट थी ये एक प्रकार की, किसके लिए, कंपनी के उत्पादों के लिए, कंपनी के उत्पादों के लिए ये जो छूट थी, ये कंपनी के उत्पादों के लिए थी, कंपनी के उत्पाद के लिए थी, कंपनी के उत्पादों के लिए छूट थी। परंतु इसका क्या होता है, इसका मिसयूज होने लगता है। अब इसका क्या होता है, कंपनी के पास जो छूट थी, इस छूट का मिसयूज होने लगता है, इसका मिसयूज होने लगता है, जो इसको गलत तरीके से यूज करने लगते हैं कौन, कंपनी के ही लोग, कंपनी के ऑफिसर्स जो होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो इसको क्या करते हैं कि इसका मिसयूज करने लगते हैं, किस चीज में, प्राइवेट ट्रेड करने में, ट्रेड करने में वो इसका मिसयूज करने लगते हैं। और ये मिसयूज करने की वजह से क्या होता है कि नवाब को, जो बंगाल नवाब है, इसको क्या होता है कि इससे क्या होता है कि कर के अंदर क्या होता है कि राजस्व का नुकसान होने लगता है, जो राजस्व नुकसान होने लगता है नवाब को, राजस्व का नुकसान, राजस्व का नुकसान होने लगता है नवाब को राजस्व का नुकसान होने लगता है। और इसने, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो ऑफिसर्स थे, इन्होंने क्या किया कि भारतीय लोगों को भी अपना मित्र बना लिया, भारतीयों को मित्र बना लिया, भारतीयों को भी अपना मित्र, मित्रों को भी, जो भारतीय इनके मित्र थे उनको भी इस चीज का फायदा दिया उन्होंने। और जब वो उनको भी फायदा दिया तो उससे क्या हुआ कि वो उसका उनका समर्थन करने लगे कि हाँ भैया चलो अच्छी बात है, प्राइवेट ट्रेड हो रहा है। तो इससे क्या हुआ कि इससे बंगाल नवाब को चचा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और बंगाल नवाब को राजस्व का घाटा हुआ। तो यही उनकी मुख्य वजह बनी, बंगाल नवाब और किसके बीच, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अब ये लोग कंपनी की कंट्रोल करने की में सफल रहे, परंतु सर कुछ लोग थे जो कंपनी को कंट्रोल करने में सफल रहे। उसमें से मैं आपको कुछ नाम बताता हूं, जो कुछ लोग हुए जिन्होंने कंपनी को कंट्रोल करने में अच्छी भूमिका निभाई, जिन्होंने कंपनी को कंट्रोल भी करके रखा, परंतु उनके जाने के बाद कंपनी का एकाधिपत्य और एकाधिकार बढ़ता चला गया। जैसे कुछ लोग हुए, जैसे आपके मुर्शिद अली खान, मुर्शिद अली खान, आपकी सरफराज खान,
और आपके जो अलीवर्दी खान, ये वो लोग हुए दोस्तों कि इन्होंने कंपनी को कंट्रोल करने में इन तीनों लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और ये जो व्यक्ति हुए इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कंपनी को कंट्रोल करके रखा। और जैसे ही ये नहीं रहते, उसके बाद क्या होता है दोस्त कि जैसे ही ये नहीं रहते उसके बाद से ये होता है, महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि कंपनी का जो शासन है, वो आधिपत्य है, वो भारत के अंदर बंगाल के ऊपर बढ़ता चला जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं, यहां से अब हमारी कहानी शुरू होगी। अब बात करने वाले हैं हम एक बहुत ही यानी ऐसे शासक के बारे में जिसका यानी बहुत जिसके कारण बंगाल के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हुई और जिसके शासनकाल में बहुत कुछ देखने को भी मिला बंगाल के अंदर। तो हम बात करते हैं अब हम सिराजुद्दौला की। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब की गद्दी के ऊपर बैठा सिराजुद्दौला 1756 से लेकर 1757 तक। बंगाल की गद्दी पर बैठा हुआ है सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला की जो छवि है वो किस तरीके का व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व तो युवा युवा यानी युवा नवाब, ऊपर से उसके पास डायनामिक, तीसरी जो चीज थी इसके पास महत्वपूर्ण एम्बिशियस, महत्वाकांक्षा। दूसरी ओर क्या चीजें इसके पास थी, बट ये चीज इसके पास थी बट किस चीज की कमी थी, इसके पास कमी थी इम्पेशंस की। इसके पास कमी थी क्रोध को कंट्रोल करने की। इसके पास कमी थी अनुभव की। यानी जो सिराजुद्दौला है, अगर इसको आप व्यक्ति विशेष देखोगे तो इसके पास क्या क्या था, ये एक युवा नवाब था पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी चीज इसके पास जो थी वो डायनामिक था ये व्यक्ति। तीसरी जो सबसे बड़ी इसके पास चीज थी वो एम्बिशियस था। बट लेकिन कमी थी इसके पास किसकी, सब्र की। इसके पास जो कमी थी वो थी क्रोध को अपने कंट्रोल करने की। इसके पास जो क्रोध इसके अंदर भरा हुआ था, बहुत अत्यधिक क्रोध होने के कारण भी इसका हारने का मुख्य कारण बना। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज जो इसके पास कमी थी वो थी लैक ऑफ एक्सपीरियंस या अनुभव की कमी। ये तीनों जो चीजें इसके पास कमी थी, इसके कारण ही इसकी असफलता का कारण ये तीनों चीजें बनी। बाकी इसके पास ये एक यानी युवा नवाब था, एम्बिशियस था, डायनामिक था। और इस तरीके से ये एक सिराजुद्दौला की छवि है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब आप ये इतिहास को पढ़ेंगे और इतिहास को इसको समझेंगे और आगे जब इसकी भूमिका आएगी तो आपको वहां समझने में महत्वपूर्ण भूमिका ये चीजें निभाएंगी। ये इतिहास से आप अब देख सकते हैं सर कि इतिहास से आप लोग यानी इतिहास आप लोगों के लिए कितना कुछ बताता है। जो हम में से कई लोगों ने बहुत सी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं पाल रखी है ना सर, वो बहुत अच्छी बात है। वो बड़ी अच्छी बात है सर कि हम लोगों में से कई लोगों ने क्या होता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं पाल रखी होगी। हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, हम आईएएस बन जाएंगे, हम आईपीएस बन जाएंगे, हम कलेक्टर बन जाएंगे, हम दुनिया की तमाम चीजें बन जाएंगे। ये सब सारी सर महत्वाकांक्षाएं, व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षाओं का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बट वो महत्वाकांक्षा तब तक ही आपको सफल बना पाएगी जब वो महत्वाकांक्षा आपने किसी और से नहीं बताई हो। जब वो महत्वाकांक्षा आपके अंदर ज्वालामुखी बन करके
पनप रही हो ना सर, तब वो महत्वाकांक्षा ही आपको आगे लेकर के जाएगी। क्योंकि जिस क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर आग नहीं है अपने पेशेंस को लेकर के, अपने डेडिकेशन को लेकर के, अपने परसेवरेंस को लेकर के, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी चीज को हासिल करने में असफल रह जाता है। आपको जरूरत है आपके परसिवरेंस को आगे लेकर के जाने की, आपके एम्बिशियस को पूरा करने की, आपके टारगेट्स को हर दिन पूरा करने की। कभी का एक बहुत ही बहुमूल्य दुआ है सर, और वो मैं हर व्यक्ति को बोलता हूं कि हर व्यक्ति को अपने जेब में एक कागज पे लिख करके हमेशा रखना चाहिए, हर व्यक्ति को रखना चाहिए कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, आपन देखा खोज में तो मुझसे बुरा न कोई। जब आपन देखा हृदय में तो मुझसे बुरा न कोई, अर्थात कबीर कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया में बुराई देखने चला परंतु मुझे पूरी दुनिया में बुराई नहीं मिली, और जब मैंने देखा अपने हृदय में झांका और देखा तो मुझसे बुरा व्यक्ति भी कोई नहीं मिला। तो समझ जाइए कि आपके जीवन में आपसे बुरा कोई नहीं है, और आपको आपकी लड़ाई आपके स्वयं से। आप किसी को ब्लेम करना छोड़ दीजिए सर, आप किसी को बोलना छोड़ दीजिए, केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं पे ध्यान दीजिए। आप जरूर लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। आम आदमी दूसरों में बुराई ढूंढता है सर, और जो खास आदमी होता है ना वो कभी भी किसी में बुराई नहीं ढूंढता, क्योंकि उसको उसी का मजा है ना सर। जो आम व्यक्ति है वो दूसरों में बुराई ढूंढता है और उसको उसी चीज का मजा आता है ना, उसमें मजा है, और उसमें मजा है इसीलिए वो उसकी संतुष्टि भी होती है, इसलिए वो उससे संतुष्ट हो जाता है, उसको मजा आता है। कि आम व्यक्ति क्या करता है कि अरे यार गजब है यार, मस्त है यार, चीज है यार, अरे यार जो भी बोलो यार, मजा मजा। उस मजे के चक्कर में वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर देता है ना, उसको स्वयं को नहीं पता होता। और जब वो उसको रियलाइज होता है कि वो अपना बहुत कुछ नुकसान कर चुका है, तब तक बहुत देर हो जाती है सर, अमूमन बहुत देर हो जाती है। कई लोगों को समय चलते समझ आ जाती है, परंतु फिर भी समय तो चला जाता है। तो समय रहते सीख ले, सीख करके आगे बढ़ जाए, यही जीवन की परिकल्पना है। और इस दुनिया में कौन शत प्रतिशत सही होता है सर? कोई 100% सही नहीं होता है। परंतु सर दुनिया में 0.01% भी लोग अगर सत्य और सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं तो सर वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनका इनलाइटमेंट हो जाता है, वो बुद्ध महावीर और पैगंबर जैसे लोग होते हैं, वो राम जैसे चैतन्य पर पहुंच करके, यानी राम जैसे चैतन्य पर पहुंचने वाले व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने सेंसेस से कॉन्शियसनेस की जर्नी को तय किया होता है। वे लोग होते हैं। जिस दिन तुम स्वयं की बुराई को देखने लगोगे उस दिन सर फिर तुम्हें किसी और को कुछ दिखाने और बोलने और बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद निखरने लग जाओगे। तो इस सब में महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं की बदबू है ना सर, कभी स्वयं को सूंघने, यानी स्वयं को नहीं आती है, स्वयं की बदबू, स्वयं के शरीर की बदबू कभी स्वयं को नहीं आती है। ये सर बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है, और इसको हमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। इसीलिए तो स्वयं की बुराई व्यक्ति को कभी स्वयं को नहीं दिखती। अब इसके बाद जो सिराज की बात अगर की जाए तो सिराज की सर जो व्यक्तिगत कमियां थी, जो व्यक्तिगत कमियां थी वो उसके अंदर थी सर, क्योंकि व्यक्तिगत कमियां थी क्या, इंपेशेंस था वो। दूसरी चीज क्रोध था उसके अंदर, एंगर था, क्रोध था, बहुत भर भर के क्रोध भरा हुआ था। तीसरी महत्वपूर्ण चीज थी उसके अंदर, जो उसके अंदर न होना यानी नहीं थी, वो थी अनुभव की कमी, एक्सपीरियंस। जबकि जो पहले वाले हमारे जो शासक थे, मुर्शिद अली खां, आपके अलीवर्दी खां और आपके सरफराज खां जैसे लोग, उनके अंदर अनुभव की कमी नहीं थी सर, लैक ऑफ एक्सपीरियंस नहीं था। तो अब क्या होता है कि जो सिराज है, अब जो सिराज है,
सिराज के अंदर जो चीजें थी वो व्यक्तिगत कमियां थी। दूसरा, इसके जो प्रतिद्वंदी थे, इसके प्रतिद्वंदी थे शौकत अली और रजिया बेगम। रजिया बेगम। और जो इसका जो दो इनके प्रतिद्वंदी थे, यानी जो इनके कौन थे, शत्रु थे, कौन थे, शौकत अली और रजिया बेगम। अब जो फोर्ट विलियम्स है, जो फोर्ट विलियम्स था, फोर्ट विलियम्स के ऊपर जो फोर्ट विलियम्स के ऊपर रॉबर्ट ड्रिक, रॉबर्ट ड्रिक क्या करता है, हमला कर देता है फोर्ट विलियम्स पे। रॉबर्ट ड्रिक हमला कर देता है किसकी मदद से, मानिक चंद, जो कि एक सिविल ऑफिसर था। मानिक चंद जो एक सिविल ऑफिसर था, और ये इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है। इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है क्योंकि 1756 में, 1756 में क्या होता है, क्लाइव जो होता है वो बंगाल का गवर्नर बनकर बंगाल पहुंचता है। 1756 में क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर के बंगाल गवर्नर बन के बंगाल पहुंचता है क्लाइव 1756 में, और इसके बाद कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि कितनी सारी चीजें, कितनी सारी घटनाएं यहाँ पर होती जा रही है, और होने के साथ साथ ये सारी चीजें अब आपको बता भी रही होंगी किस तरीके से चीजों को बदलती है। अब अगर आपके मकान के अंदर, चचा, अगर आपके मकान के अंदर कोई आकर के एक नया कमरा बनाने लगे तो दिक्कत तो होगी, तो दिक्कत तो होगी। कोई अगर एक नया कमरा बनाने लगे आपके मकान के अंदर, तो आप तो कहोगे ना कि चचा तुम कौन, अरे चचा तुम कौन, आप हमारे घर में आकर के हमारे घर के अंदर एक नया कमरा बना रहे हो, भैया आप हो कौन, और यह कमरा बनाने वाले आप हो कौन। तो फ्रांसीसी से, जो फ्रांसीसी थे, उन्होंने क्या किया कि वो गए किसके पास, सिराजुद्दौला के पास। फ्रांसीसी गए सिराजुद्दौला के पास और सिराजुद्दौला को कहने लगे कि नवाब साहब की सरकार, आपकी जो सॉवरेनिटी है, जो आपकी संप्रभुता है, वो खतरे में है। जो आपकी संप्रभुता है वो खतरे में है। तो सिराजुद्दौला ने पूछा कि चचा कैसे, बताइए कैसे। तो उन्होंने बोला कि चाचा जो आपका मकान है ना, वो आपसे बिना पूछे आपके मकान के अंदर कोई एक नया कमरा बना रहा है। तो बोले कौन, कौन है वो, बोले कौन है वो जो एक हमारे घर में बिना हमारी अनुमति के एक नया कमरा बना रहा है। तो दीदी कहते हैं कि जो आपका दूसरा किराएदार है, यानी ब्रिटिश, जो आपके दूसरे किराएदार है, वो आपके घर के अंदर एक नया कमरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम किराएदार है, और हम किराएदार है, एक हमारे मित्र किराएदार है। अगर हम एक किराएदार है, एक हमारे मित्र किराएदार है, तो अगर हमारे मित्र आपके घर के अंदर एक नया
मकान बना रहे, एक नया कमरा बना रहे, तो इससे आपको प्रॉब्लम तो होगा ना सर। तो आपको प्रॉब्लम तो होगा। तो ये सिराज के पास गए और इन्होंने ये सारी चीजें बताई उनको, और ये सारी चीजें बोला। तो जब वो वहां पर वो नहीं माने, कौन नहीं माने, तो क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको सिराजुद्दौला ने बुलाया, बोला बंद करो ये सब, कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई वो मकान में हमारे कमरा नहीं बनवाना है, आप क्यों बनवा रहे हो, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। तो जब उन्होंने बोला और वो नहीं माने, ब्रिटिशर्स नहीं माने, नहीं रुके, और वो अपना कमरा बनाने लगे, हम तो बनाएंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, जो खाना है खाड़ लो। ब्रिटिशर्स ने ऐसा बोल दिया सिराजुद्दौला को। तो सिराजुद्दौला ने बोला कि चचा अब हम उखाड़ी लेंगे। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि फोर्ट विलियम्स के ऊपर जाकर के अटैक कर दिया। अब फोर्ट विलियम्स के ऊपर जाकर के सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया। तो वहां पर जो रॉबर्ट ड्रिक थे, वहां उस समय, तो उनको क्या हुआ कि उन्हें फोर्ट विलियम छोड़ करके भागना पड़ा। और फोर्ट विलियम छोड़ करके भागना पड़ा, और उन्होंने एक आइसलैंड था फोल्टा, फोल्टा नाम का एक आइसलैंड था, वहां पर जाकर के क्या करते, वो शरण लेते, वहां पर जाकर के वो शरण लेते। और यहां पर क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे, ये जो ब्रिटिशर्स थे, इनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फेल कर जाता है। यहां पर आकर के जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ब्रिटिशर्स का, वो फेल कर जाता है सर। और फेल करने का मेन कारण, मेन यानी जो मेन आपका बोला जाए मेन यानी कारण था, वो ये था कि सर अभी समय नहीं आया, अभी समय नहीं आया था बंगाल के अंदर अपने पैरों को पूरी तरीके से जमाने का। क्योंकि रॉजर ड्रिक ने सिर्फ समय की प्रतीक्षा नहीं करते हुए अपने आप को वहां पर बड़ा बढ़तों के भाव से, उत्थान के दृष्टि से, नदी के अंदर पत्थर नहीं मारे जाते सर। नदी हमेशा उन पत्थरों को बहाव में, बहती हुई नदी हमेशा उस पत्थरों को बहाव में ले जाती है। शांत पानी में पत्थर मारोगे तो पत्थर जरूर अंदर तक जाएगा, और अगर बहते पानी में पत्थर मारोगे तो पत्थर भी बह जाएगा। और सर यही इन्होंने किया कि बहते हुए पानी में पत्थर मारा तो पत्थर तो बह गया, रॉजर ब्रिक ने, और वो भी फेल कर गए। अब सर क्या होता है, अब फोर्ट विलियम्स को अपने अंडर ले लेते हैं, कौन, सिराजुद्दौला अपने अंडर ले लेता है, फोर्ट विलियम्स के ऊपर अटैक करता है, रॉजर ड्रिक को वहां से भगाता है, रॉजर ड्रिक वहां से भाग करके एक आइसलैंड है फोल्टा, वहां पे जाकर के शरण लेता है। और जब फोर्ट विलियम्स, जो फोर्ट विलियम्स है वो सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला के पास आने के बाद, फोर्ट विलियम्स पे सिराजुद्दौला के पास आने के बाद सारी चीजें जो होती है वो इस तरीके से होती है कि वो क्या करता है कि